जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसमें हम लेके आए हैं मैट्रिक्स का एक लास्ट टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथडोलॉजी होती है वो हमने बेसिकली 10th क्लास में पढ़ी होती है, लेकिन वो 2 वेरिएबल पर वर्क करती है। अगर इनकेस 3 वेरिएबल आते हैं किसी भी इक्वेशंस में, तो 3 इक्वेशन इस टाइप से दे रखी हो तो मैट्रिक्स मेथड से उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि साइमल्टेनियस जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। 2 हमारे पास अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं, जिसमें हम पहला टाइप डिस्कस करेंगे बच्चों होमोजीनियस, दूसरा होता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस, राइट। तो आज हम केवल उन पर वर्क करेंगे जो इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस होंगी। उससे पहले हम समझेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का चक्कर क्या है, राइट। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले सिस्टम जो समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो इक्वेशन है उनका नेचर क्या है। इक्वेशन का नेचर का मतलब इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमारे पास किस नेचर की हैं उससे ही पता लग जाएगा कि फंक्शन जो हमारे पास दे रखे हैं या इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी हैं उनको हम होमोजीनियस बोल पा रहे हैं या नॉन होमोजीनियस, राइट। जिसमें हमने यहाँ पर देखा बच्चों अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस b इक्वल्स टू 0। अब ये b क्या होगा उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी b क्या होगा, राइट। देन इट इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में b की वैल्यू 0 है, b इट डजंट मीन्स b आपके मतलब का बात पार्ट नहीं है कि b सर क्या है, b है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वेशन हमारी किस टाइप से होती है। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d, राइट। जैसे मान लो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d। इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं, इसी तरीके से, राइट। थर्ड इक्वेशन हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, करेक्ट। इतना लिखने के बाद बच्चों जो b है, बार बार जो b का जिक्र हो रहा है, b इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। जो b की वैल्यू है वो आपको इस वाली मैट्रिक्स से मिल जाएगी, है ना। इसका डिटर्मिनेंट बाद की बात है, पहले आप इसकी मैट्रिक्स जनरेट करेंगे तो ये हमें मिलना होता है कांस्टेंट वैल्यूज से, राइट। अगर b जो है यानी कि जो मैट्रिक्स है वो हम कहाँ से निकालने वाले हैं, कांस्टेंट वैल्यूज से। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 0 होंगी, इट मीन्स जो पूरी मैट्रिक्स है अगर 0 0 है तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन होती है उनको बोला जाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज अगर मान लो उनकी वैल्यू 0 नहीं है तब उनको बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सीधी सी बात ये है कि d1 की वैल्यू, d2 की वैल्यू और d3 की वैल्यू अगर 0 है देन इट कैन सेड टू बी अ होमोजीनियस, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। अगर इनमें से किसी न किसी एटलीस्ट किसी एक की भी वैल्यू अगर नॉन 0 है यानी कि 0 के बराबर नहीं है तो मान लेंगे आप वो इक्वेशन हमारी कौन सी बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस के बारे में पहचान होनी चाहिए कि किस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जो इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे पास टाइप है सबसे पहले कौन सी वाली, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। चलिए द मैट्रिक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो अभी हमने जिक्र किया कि जहाँ पर d1 d2 d3 यानी कांस्टेंट टर्म अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक भी कांस्टेंट अगर नॉन 0 है तो उस टाइप की इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड हम पहले सीख चुके हैं, दैट इज़ क्रैमर रूल, जिसमें हम क्रैमर रूल की मदद से मतलब डिटर्मिनेंट की मदद से हम उसको सॉल्व करते थे। यहाँ हमारे पास एक और मेथड है मैट्रिक्स मेथड। तो इस मेथड पर डिपेंडेंट हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। अगर वो आपको अच्छा करना है तो वीडियो के लिए आप लास्ट तक बनी रहिए वीडियो में, ठीक है। जिसमें अगर हमें इसको सॉल्व करना सीखना है तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, ऑब्टेन द मैट्रिसेस a b एंड x फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। जो भी हमें इक्वेशंस गिवन में दे रखी होंगी उनसे आपको क्या तैयार करना है बेटा, मैट्रिक्स तैयार करनी है। वो मैट्रिक्स कैसे तैयार होगी, जैसे अभी मैंने पीछे इक्वेशंस ली हुई हैं जिसको आप मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, राइट। अगर मान लो मुझे क्या तैयार करना है बच्चों, मुझे यहाँ से मैट्रिसेस तैयार करनी है, राइट। तो बी मैट्रिक्स जो है बेटा वो मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ। बी मैट्रिक्स आपको मिलेगी कांस्टेंट वैल्यूज से, जो आपके सामने RHS में कांस्टेंट होंगे उन वैल्यूज़ को उठाइए और सीधा एक कॉलम में रख दीजिए। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास जो बी होगी वो हमें मिल जाएगी कांस्टेंट से। हमें 3 मैट्रिक्स तैयार करनी थी, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स
और इसके अलावा एक्स मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने बी मैट्रिक्स को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। आगे आप जानेंगे कि ए मैट्रिक्स हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में बच्चों क्या क्या वैल्यूज़ ली जाती हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर लिया जाता है कि एक्स का कोफिशिएंट लेना है आपको पहले कॉलम में, वाई का कोफिशिएंट लेना है आपको सेकेंड कॉलम में, और जेड के कोफिशिएंट लेने हैं आपको थर्ड कॉलम में, राइट। सबसे पहले मैंने लिए एक कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1, A2 एंड दिस इज A3। ऐसे ही y के कोफिशिएंट आपको सेकेंड कॉलम में B1, B2 एंड दिस इज B3। z के कोफिशिएंट आपको थर्ड कॉलम में डाल देने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाएगी, राइट। ए मैट्रिक्स निकाल लिया आपने, बी मैट्रिक्स निकाल ली। बी मैट्रिक्स मिलेगी आपको कांस्टेंट से, ए मैट्रिक्स मिलेगी आपको पहला कॉलम एक्स के कोफिशिएंट से, सेकंड कॉलम वाई के कोफिशिएंट से एंड थर्ड कॉलम जेड के कोफिशिएंट से। मान लो अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, जैसे कभी कभी इक्वेशन हमारे पास ऐसे हो जाती है सिंपली x + y = 3। अब यहाँ पर z का कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर z ही नहीं है, तो उस केस में उसको 0 मान के चलेंगे। x और y के आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो उसके केस में उसका कोफिशिएंट 1 माना जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक रूल है, बेसिक मेथड है। आप इस तरीके से मैट्रिक्स ए जनरेट कर सकते हो। अगर कोई इक्वेशन 3/3 की है, मतलब उसमें 3 हमारे पास नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल कह सकते हैं उसको हम, वेरिएबल पार्ट है, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होगी, है ना, तो उससे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी। अगर 2/2 की होगी तो इस तरीके से आप 2/2 की मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपने ए मैट्रिक्स बना लेनी है, उसके बाद बी, राइट। लास्ट में हम क्या तैयार करेंगे, एक्स मैट्रिक्स, जो कि आपको इनके कोफिशिएंट के अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं उनसे तैयार हो जाती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी एक्स, वाई और जेड से। 3 काम करने हैं पहले आपको। जो इक्वेशन दे रखी है सिंपल, आप पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स तैयार करेंगे एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट से। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है उससे बी मैट्रिक्स, और लास्ट बच्चों हमारे पास एक्स मैट्रिक्स से तैयार करनी है, जो एक्स, वाई, जेड हमारे वेरिएबल पार्ट हैं, ठीक है, और नॉन वेरिएबल। आगे बेटा हमारे पास पहला स्टेप यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अब आप जो ए मैट्रिक्स तैयार करके बैठे हो उसका आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आगे हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने तय किया कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है, राइट। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कुछ ना कुछ निकलेगा, और जो भी आएगा वो दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ एक खास सॉल्यूशन होगा, राइट। आगे देखा मैंने कि देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन। जब हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है तो उस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन का टाइप होता है उसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर किसी भी इक्वेशन का एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं हम कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस केस में मैं इसको कंसिस्टेंट कह सकता हूँ, ठीक है। और ये किस पर निर्भर करेगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पे, ठीक, राइट। तो सेकंड स्टेप में हमने देख लिया कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला और जो आ रहा है हमारे पास नॉन जीरो, तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अगला है बच्चों हमारे पास थर्ड स्टेप, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपने ए मैट्रिक्स निकाली है उसके बाद आपको क्या करना होगा, टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कंप्यूट करनी होगी, निकालनी होगी कौन सी वाली मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा। जो मैट्रिक्स आपने ए निकाली है उसका आपको इन्वर्स निकालना होगा। ये इन्वर्स निकालने की जो मेथडोलॉजी है वो आपको फॉर्मूले के व्यापार पता होना चाहिए कि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, राइट। या फिर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू आप एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा ए इन्वर्स निकालने का होता है, राइट। उसके बाद एंड यूज द फॉर्मूला, अगर आपको एक्स, वाई, जेड की वैल्यूज निकालनी है तब आपको लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यानी कि एक्स, वाई, जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक्स मैट्रिक्स आपको पता है एक्स, वाई, जेड है। उसके बाद आपने ए इन्वर्स जो है बेटा वो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, उसके बाद आप ए इन्वर्स निकाल ही लेंगे। बी मैट्रिक्स हमने पहले निकाल रखी है कांस्टेंट टर्म से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और कंपेयर करके हम एक्स, वाई, जेड की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, राइट। अभी आपको केवल सुनने में आसान लग रहा है लेकिन आसान है ही, ऐसी बात नहीं है। आगे जब हम इस पर डिपेंडेंट एक एग्जाम्पल करेंगे उसके जरिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। चलिए थर्ड स्टेप, अगर मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो ना आके जीरो हो जाए, कभी कभी होता है जीरो आ जाता है या जीरो के अलावा भी आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ रही है, राइट, देन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आइदर अ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आती है तो उस केस में हमारे पास दो टाइप निकल के आते हैं, कौन से वाले, या तो उसका आंसर इनकंसिस्टेंट हो सकता है या फिर उसका आंसर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ कैसे पता करते हैं बच्चों, अगले स्टेप पर जाएंगे फिर हम फोर्थ स्टेप पे, जिसमें हमने क्या देखना है कि उसके बाद एडजॉइंट निकालना है हमें, जो मैट्रिक्स ए है
उसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब इन्वर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो इन्वर्स फाइंड ही नहीं हो पाएगा, लेकिन एडजॉइंट तो निकल सकता है ना। तो जो एडजॉइंट निकाला आपने, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है, तब आप कह सकती हैं देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में बच्चों क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, राइट। क्या करना है आपको, दोबारा सुन लें। एडजॉइंट जो आपने निकालना है, ठीक है ना, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है मैट्रिक्स ए का, उसके साथ बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका आंसर अगर नॉन जीरो आ रहा है, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो मिल गई, जैसे आपको मैट्रिक्स में मिल गया 1 3 और 0, एक जीरो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई एटलीस्ट 1 अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू है, तो उस केस में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। मान लो अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसका बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर 0 आया, यानी कि 0 मैट्रिक्स मिल गई, तो लास्ट में आप फुल एंड फाइनल क्या लिख सकते हैं, इट हैज कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, राइट। अब इस चीज़ को आगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ हम सीखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो 2x2 की मैट्रिक्स का है, जिसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 रहेगा, ठीक है। या फिर इक्वेशन हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल पर डिपेंड करेगी, ठीक है। पहले 2 अननोन वेरिएबल पर सीखेंगे, उसके बाद 3 अननोन वेरिएबल अगर दे रखे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अगर बच्चों आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो पहला स्टेप हमारे पास होगा मैट्रिक्स ऑब्टेन करना, राइट। मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपने ए मैट्रिक्स जनरेट करी। किस तरीके से जनरेट करेंगे, एक्स के कॉफिशिएंट को और इधर एक्स के कॉफिशिएंट को पहले कॉलम में डाल दो। इधर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों 1, इधर एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -3, वाई के कॉफिशिएंट क्या बेटा इधर हमारे पास -2, इधर वाई का कॉफिशिएंट है 5। इस तरीके से आप ए मैट्रिक्स आसानी से बना सकते हैं, राइट। इसके बाद आपको बी मैट्रिक्स बनानी है। बी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म से 4 और ये अपने पास 7, राइट। इस तरीके से आपने बी मैट्रिक्स जनरेट कर लेनी है, ठीक है, -7 है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स जनरेट करनी है, और आपको पता है 2 ही वेरिएबल हैं, तो एक एक्स आ जाएगा और एक वाई आ जाएगा, राइट। इसके साथ साथ अगला स्टेप में हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स आपने ए बनाई है उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बच्चों सिंपल और बेसिक सा फंडा होता है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 5 में हो जाएगा, दैट इज़ 5। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, लेकिन बीच में साइन नेगेटिव आता है, इसलिए वैल्यू हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट की कितनी आई -1। और आप देख सकते हैं विच इज़ नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि जीरो नहीं है ये, तो जीरो नहीं है तो हमें पता है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। इट हैज़, यहाँ लिख सकते हैं इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इस केस में इसका सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, उसके लिए फॉर्मूला अभी भी बताया था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट। तो ए इनवर्स आपको जनरेट करना है, उसके साथ बी मैट्रिक्स का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले मुझे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लेने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए बच्चों आपको पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए आप अब निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, C11 C12 C21 C22। उसका कर देते हैं बच्चों हम ट्रांसपोज, राइट। तो कोफैक्टर्स को मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ, C11 C12 C21 और C22। ये कोफैक्टर्स आप पीछे कहीं नहीं निकालेंगे, एक्स्ट्रा पेज लिया आपने, रफ कॉपी में निकाल दिया है ना। आप क्वेश्चन की एटलीस्ट लेंथ तो बढ़ेगी, काम तो उतना ही करना है, इसलिए ये जो कोफैक्टर्स निकालने वाला काम है आप यहीं फेयर पे ही करेंगे, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा C11। तो C11 निकालने के लिए पहली रो को छुपाया जाता है, पहले कॉलम को छुपाया जाता है, हमारे पास एलिमेंट क्या बचा 5, इसको लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब इनकी पोजीशंस को ऐड करेंगे 1 और 1 है ना, इधर पोजीशन है मेरे पास 1 और 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिला आपको 2 जो है बच्चों वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर आता है अगर ऐड करने के बाद तो उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, आप साइन सेम रखेंगे। अगर जोड़ने के बाद ऑड नंबर आता है तो उसका साइन हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अगले वाले का साइन चेंज होगा क्योंकि 1 और 2 को जोड़ा हमने 3 आ रहा, दैट इज ऑड नंबर। तो पहले इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। C12 का मतलब पहली रो और सेकंड कॉलम छुपाना है, तो हमारे पास एलिमेंट बचा -3। लेकिन इसके आगे बच्चों हमें इसकी पोजीशन को ऐड किया तो ऑड नंबर मिल रहा है, इस वजह से इसका साइन करना पड़ेगा हमको इसको चेंज, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है 2 1 निकालने के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये मेरे पास एलिमेंट आया बच्चों 2 आ गया।
इसका भी साइन चेंज होगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 1 निकालने के लिए सेकंड रो को छुपाया, पहले कॉलम को छुपाया तो माइनस का 2 आया था, इनकी पोजीशंस को ऐड किया तो 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आया, यानी कि ऑड नंबर आया। ऑड की केस में हम साइन को कर देते हैं उसको चेंज, तो साइन चेंज करने के बाद माइनस का 2 क्या बन गया, प्लस का 2, राइट। आगे निकालना है बच्चों हमें 2 2, तो 2 2 निकालने के लिए सेकंड रो को छुपाएंगे, सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, एलिमेंट बचा हमारे पास 1, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इन कोफैक्टर्स को हम इधर रख देंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो कोफैक्टर्स हैं बच्चों हमारे पास 5 3 2 एंड 1। इसका करना पड़ेगा हमें, साथ के साथ हमें क्या करना पड़ता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो और ये हमारे पास 2 1 हो जाएगा। आगे बच्चों में क्या निकालना है इसका, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई है मेरे पास इतनी आई है बेटे, जो सेम आपको दिख रखी है, और जो डिटर्मिनेंट निकल के आया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -1, ठीक है। तो -1 से आगे आप चाहें तो डिवाइड रखेंगे, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने आई माइनस टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू उसको आप सीधा सीधा नोट डाउन कर देंगे 5 2 3 एंड 1, ठीक है। तो ए इनवर्स अगर मेरे पास आ गया तो इसको हम किस में रखेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर, राइट। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास है माइनस टाइम्स ऑफ 5 2 3 एंड 1 डॉट, जो बी मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास ऊपर ही निकाल चुके हैं हम, कितनी आई है 4 और माइनस का 7, ठीक है ना। अब इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये रो है ये कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 20 और 7 2 जा -40, ठीक है। उसके बाद इस रो का करेंगे अगले कॉलम में सेम इसी तरीके से, 3 4 जा कितना हो गया बच्चों 12 और 1 × 7 करेंगे तो -7, एंड दिस इज द मैट्रिक्स x एंड y, राइट। माइनस आगे लग रहा था, माइनस को आगे रखेंगे सेम, ठीक है, माइनस नहीं भूलेंगे। अब ये मेरे पास माइनस करके देखो कितना मिलता है आपको, 20 -14 बच्चों आपका आएगा 6, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 6। ऐसे ही 12 -7 करेंगे तो 5, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -5। अगर आप इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने माइनस का 6 एंड y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने -5। इस तरीके से आप x की और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट